अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका करता है तो किम जोंग उन न्यूक्लियर अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। तो क्या न्यूक्लियर वॉर अब शुरू हो रही है? शी जिनपिंग ने कहा है कि वील हैव टू सी दैट दिस जंगल राज इन मिडिल ईस्ट कम्स टू एन एंड। दिस इज गेटिंग टू मच। चीन का जहाज रोकें, ही कैन ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अमेरिका टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट व्हेन अ सर्विंग प्रेसिडेंट गोज मैड, हाउ टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस। एक बड़ा भारी युद्ध होगा, न्यूक्लियर युद्ध होगा। ये अमेरिका की जनता ही औकात दिखा देगी आपको ना। अमेरिका हॉर्मुज़ पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है नहीं। उसके बाद भी अगर अमेरिका ये कह रहा है कि ब्लॉकेड हम करने वाले हैं और वो उसमें कामयाब भी अगर हो जाए, तो मैं ये समझना चाहती हूँ फिर होगा क्या। सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी की तबाही होगी, दुनिया की इकोनॉमी की तो डबल तबाही होगी। आप कह रहे थे 48 घंटे में हो जाएगा, 48 दिन हो गए हैं साहब, होने वाले हैं। और अभी तक तो ठेंगा नहीं दिखा है हमको। ईरान ने भी अच्छी तैयारी करके इस बार ही ठोका है। तलवे चाटना तो दूर, उन्होंने तो ततैया जैसे आपके पाँव में लड़ गए हैं, आपके तो हाथ पाँव फैला दिए और उसमें वो फंस गए हैं। ना थूक सकते हैं, ना निगल सकते हैं, गले में हड्डी फंस गई है। नेटो क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मर चुका है? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वो फिर गलत कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई हार चुके हैं। ईरान का तो ऑलरेडी सवा सत्यानाश हो ही चुका है। इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? उसके बर्दाश्त का मादा बहुत है। 8 साल वो लड़ गया था इराक से, 1 मिलियन लोग मारे गए थे, ऊफ नहीं करी उन लोगों ने। वियतनाम पिट के आए, इराक शेर की तरह दहाड़ते गए, चूहों की तरह निकले। चाइना की तरफ से कहा गया कि हम नए एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, खुल के उसने बोला हम देंगे ईरान को। जैसा आपने यूक्रेन की मदद करी अमेरिका ने, हथियार दिए, सैटेलाइट इमेजरी दी, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया, हम भी वही करेंगे साहब। टिट फॉर टैट कर देंगे जैसे कुछ ऐसा। और हिल गए हैं अभी। अमेरिका का सबसे बड़ा चम्मच इस वक्त आसिम मुनीर। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते? अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट्ट मरे कभाऊ न छाड़े खेत। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बार फिर से टीम एसकेटी आपके लिए लेकर के आई है मेजर जनरल जीडी बख्शी सर का पॉडकास्ट। और देखिए, ट्रंप की गाड़ी तो गई, क्रैश लैंडिंग ट्रंप की अब पक्का होना है। ऐसा लग रहा है ट्रंप साहब ने ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है और अब वो ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने का रास्ता। जीडी बख्शी सर ने एक बात बहुत शानदार कही है कि शेर की तरह दहाड़ते हुए आए थे, अब चूहे की तरह भागने को मजबूर हो गए ट्रंप साहब। तो क्या रहने वाला है युद्ध में आगे, ये सारी बातें जीडी बख्शी सर के साथ हमने की हैं। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आपको ये रिक्वेस्ट फिर से कर दूं कि हमारा कंटेंट आपको जरा भी वैल्यूएबल अगर लग रहा है तो प्लीज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ताकत इससे बढ़ती है और पहला माइलस्टोन 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के हम और नजदीक आते हैं। और चलिए आगे बढ़ती हूँ, अब देती हूँ मैं बोर्डिंग पास जीडी बख्शी सर को। सर, बोर्डिंग पास स्वीकार कीजिए, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो, क्योंकि मैं इस समय बहुत डरी हुई हूँ, अभी जब हम खबरें देख रहे हैं तो हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया हर रोज़ ही अलग अलग मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उसकी तरफ से जो मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है वो दरअसल अमेरिका को ये बताना चाह रहा है कि मुझे ईरान मत समझो, पहली बात। और दूसरी बात, हमने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि किम जोंग उन ने ये कहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका करता है तो किम जोंग उन न्यूक्लियर अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। हाँ, तो क्या न्यूक्लियर वॉर अब शुरू हो रही है? जिसमें वो कहते हैं ना कि ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ बैटल, अटेंशन डेफिसिट। नहीं, न्यूक्लियर वॉर मुझे तो नहीं लगता शुरू होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत डेंजरस फेज जा रहा है। क्योंकि खासकर जब से इन्होंने ब्लॉकेड किया है
अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि खोलो खोलो हॉर्मुज खोलो विद ऑल द एक्सप्लेटिव्स, और क्यों कह रहे थे? वाई वॉज ही सेइंग खोलो खोलो? बिकॉज एवरी डे दैट द प्राइस ऑफ ऑयल, ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स एलिवेटेड, अमेरिका में भी कीमतें चढ़ती हैं ऊपर ऑयल की। अब जैसे अमेरिका में ऑयल लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन मिल रहा था, अब वो बढ़ के देखिए $5 प्रति गैलन हो गया है। आपके जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस अमेरिका में 42% से बढ़ गई हैं, और अभी सोयाबीन की प्लांटिंग होनी, वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर ऑल क्रॉप प्लांटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इन्फ्लेशन चढ़ रही है 2.6% से चढ़ के वो 4% पे आ गई है, 4% पार कर गई, एंड दिस विल कीप गोइंग अप एंड अप। फूड प्राइसेस अप, फ्यूल प्राइसेस अप, कमोडिटीज़ प्राइसेस अप, फूड सारा का सारा। अब अमेरिकन जो हैं नॉर्मली ये लोग ज़्यादा नहीं बॉदर करते ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़, दे आर नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़, बट जो उनकी पे चेक को इफेक्ट करता है वो दे माइंड बैडली। और खासकर एवरीबडी इन अमेरिका हैज़ अ कार, सो वो जो भी कार में बैठेगा और उसको जाके गैस स्टेशन पे दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा तो कोई माइंड्स। फूड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, दे माइंड। द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, दे माइंड वेरी बैडली। और अभी आने वाला है आपका मिड टर्म इलेक्शन, तो वहाँ पे जो मागा बेस है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो उनके क्या कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं जिन्होंने इलेक्शनें लड़नी है, बोले बॉस ज़रा ख़त्म करो, नाउ स्टॉप इट, बिकॉज ये तो दिस विल कॉस्ट अस आवर पॉलिटिकल कैरियर्स। आपका तो हो गया जो होना था, उनकी तो आखिरी इलेक्शन लड़ लिए हैं वो, बट ही कुड बिकम लेम डक। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वाज कीन टू गेट दी स्ट्रेट ओपन, बिकॉज एवरी डे दैट द स्ट्रेट रिमेन्स ओपन द प्राइसेस ऑफ ऑयल गो अप। अब आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब वो कह रहे हैं कि मैं लॉक कर रहा हूँ, आई विल स्टॉप द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, और उसमें ईरान को इतनी तकलीफ होगी कि ही विल गिव अप एंड सरेंडर, यू नो। उनके लिए नेगोशिएशंस मीन्स ईरान कम्स एंड सरेंडर्स। वो बोले भाई किस लिए सरेंडर, या तो मेरे को हराया होता लड़ाई में तो बात थी सरेंडर, किस चीज़ का सरेंडर, यू नो। सो उन्होंने अब ये ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। ब्लॉकेड शुरू किया है तो कल द चाइनीज रिएक्शंस वर लिविड। यू फॉरगेट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो इज़ मोर ऑफ अ कॉमेडी शो, लेकिन जहाँ तक सवाल है चीन का, चीन का जो एडमिरल डॉन जुन है, जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा वी हैव एग्रीमेंट्स विद country to country agreements with Iran. We intend to honor them. Our ships are going in and out of the Gulf of Hormuz. They will continue. मत समझना तुम्हारे धमकी से हम रोकेंगे। वो तो उसने कहा। एक विक्टर गाओ है चाइनीज़, वो काफ़ी कभी रिपब्लिक टीवी पे आता है और चैनल्स पे आता है। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना and he is supposed to represent the thinking of the Chinese government. उसने जो धमकियां दी हैं कल अमेरिका को कि you want war, you will get war. You want to destroy China, you will be destroyed. And we will not fire the first shot, but we will also ensure that you are not in a position to fire the second shot. इससे ज़्यादा धमकी कौन दे सकता है? मतलब उसने तो दे दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि वील हैव टू सी दैट दिस जंगल राज इन मिडिल ईस्ट कम्स टू एन एंड, इज गेटिंग टू मच। और देखिए, एन अ ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आप मेरा जहाज रोकें, इट मीन्स आई एम कमिटिंग एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। चीन का जहाज रोकें, ही कैन ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। रूस का जहाज जरा रोक के दिखाओ। नहीं, किस घोड़े पे चढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था ये करें, और कर उनके ठंडे पसीने छूट गए जब वो जो पहला जो था जहाज रिच समथिंग चाइनीज जहाज, उसको नहीं रोका, चुपचाप निकल गया वो वहां से। बिकॉज अमेरिका के नेवी की भी अब लग रही कि साहब ये आदमी तो पूर्ण रूप से पागल हो गया है।
और मेरे ख्याल टाइम इज कमिंग नाउ फॉर अमेरिका टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट कि व्हेन अ सर्विंग प्रेसिडेंट गोज मैड हाउ टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस उसका प्रोसीजर है पूरा एंड द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू टेक ओवर और ये वो ये एंड हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उनकी सेनेट कांग्रेस वगैरह बैठ के दे हैव टू सी दैट इट इज रीचिंग दैट स्टेज। क्योंकि आप जानती हैं कि इसने किया क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक, आपने देखा होगा, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया था अपनी एक फोटो, यू नो, क्राइस्ट के द रीइंकार्नेशन ऑफ क्राइस्ट। राइट। हैरत की बात यह है कि एक बिब्लिकल प्रोफेसी है अबाउट एंड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड आर्मागेडॉन प्रोफेसी, कि भाई एक बड़ा भारी युद्ध होगा, न्यूक्लियर युद्ध होगा, और उसके बाद वो कंडीशंस आएंगी जिसमें कि जीसस क्राइस्ट विल हैव टू कम अगेन टू सेव द अर्थ। ठीक है, तो वो इस एंडिज्म की फिलॉसफी, मिडिल ईस्ट में ये चीज़ बहुत, यू विल बी अमेज्ड कितने लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितनी चैं हो रही है इस पे, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आर्मागेडॉन, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यू नो, और विच कुड बी न्यूक्लियर वॉर। और वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं टू पीट हेग्सेट साहब, ही थिंक्स ही इज अटिल्ला द हन एंड ही इज अ क्रूसेडर। वो इस पूरी लड़ाई को एक क्रूसेड का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूसेड, क्रिश्चियन क्रूसेड अगेंस्ट सुन्नी और शिया इस्लाम, राइट? दिस इज मैडनेस। इससे ज़्यादा पागलपना क्या हो सकता है? और फिर एक आप बोलो कि ठीक है साहब, भगवान के नाम पे हम क्रूसेड कर रहे हैं, फिर आप बोलो कि आई एम गॉड। अब साहब, वेयर, हाउ डू यू कंपेयर अ सेंटली हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रूप में देंगे, सेंटली पर्सनालिटी लाइक जीसस क्राइस्ट, यू नो, एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू एंड यू नो द वर्चुअस लाइफ वगैरह, एंड डोनाल्ड ट्रंप accused of you know, attempting to 13-year-old girls. Those are the charges against him. How do you make him Christ? Right. और फिर वो लड़ गया with the Pope. हाँ. I hope you realize that for the first time there is an American Pope. in माफी Vatican. मांगने से, अब तो कल की खबर है जब ट्रंप को कहा गया कि आपको माफी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहता है ये तो मैंने इसको पोप बनाया, यू नो, एंड पोप ने गलत क्या कहा? ही टोल्ड हिम ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। ठीक है, ही टोल्ड हिम दैट you know, you should not let power think you are omnipotent, and this is war is madness, don't fight war. इसमें गलत क्या है? I think it is very sagacious advice from a religious highest religious pontiff of the Roman Catholic Church. और आप उसके साथ तू मैं शुरू कर दें, चैं शुरू कर दें, you start insulting the Pope. In a Christian country, you know, उनका जो पूरा support base Christian है, strongly Christian. And just by the way, the Vice President, the Secretary of State Marco Rubio, they are all Roman Catholics. और आप पोप को गाली देना शुरू हो जाए तो आपको तो फिर आपकी औकात दिखा देगी, अमेरिका की जनता ही औकात दिखा देगी आपको ना। और he had to remove that post of himself as Jesus Christ. You know? ठीक बात। So this there are serious questions about his cognitive, the decline in his cognitive and mental abilities. उम्र का तकाजा है और वो strain of war के साथ, और खासकर because his war is going all wrong. He thought quick in, quick out. मैं तो ऐसे 48 घंटे में 6 घंटे में मसल दिया मादुरो को, उसकी बेचारे की बीबी को, और उसको कैदी पकड़ के ऐसे वो ले आया, तमाशा बना दिया। तो he thought कि now he could kick Iran, treat Iran like Venezuela.
ईरान इज नॉट वेनेजुएला। उन्होंने शायद हॉर्मूज के बारे में सोचा नहीं होगा कि हॉर्मूज पकड़ के ईरान बैठ जाएगा। मैंने जितना पढ़ा है सर, वो यही बताता है कि अमेरिका हॉर्मूज पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है नहीं। उसके बाद भी अगर अमेरिका ये कह रहा है कि ब्लॉकेड हम करने वाले हैं और वो उसमें कामयाब भी अगर हो जाए, तो मैं ये समझना चाहती हूँ फिर होगा क्या? होगा क्या? सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी की तबाही होगी, दुनिया की इकोनॉमी की तो डबल तबाही होगी। मैं आपको बता रहा हूँ 50% भारत का जो ऑयल है गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है, 32% फर्टिलाइज़र गल्फ से आता है, प्लास्टिक्स गल्फ से आते हैं, हीलियम जिससे कि चिप्स बनते हैं गल्फ से आती है। मतलब फ्राइट प्राइसेस आर अप, शिपिंग कॉस्ट आर अप, एयरलाइन ट्रैवल कॉस्ट आर अप। मतलब रह क्या गया? आपने तो पूरी सत्यानाश ग्लोबल इकोनॉमी का कर दिया। एंड एवरी डे दैट द गल्फ ऑफ हॉर्मूज स्टेज क्लोज, द प्राइस ऑफ ऑयल जो कि $160 से चढ़ के $122 प्रति बैरल हो गई थी, फिर वो जब पीस टॉक शुरू हुई और ये बात हुई तो वो $92 पे आ गई थी। अब वो फिर $100 पार कर गई है। एंड द मोर इट लास्ट द मोर ये अब इनको फिर धीरे धीरे पीस की बात करनी पड़ रही है, टू काम दी ऑयल मार्केट्स डाउन, टू काम दी स्टॉक मार्केट्स डाउन। और he is in trouble, he is in serious trouble, and because of his stupid war of choice, the world is in trouble. और दुनिया पूछ रही है साहब, आपने पीस टॉक भी करी तो वहाँ पे इजराइल ने सैबोटाज कर दी कि बीबी नेतन्याहू साहब। अब देखिए साहब, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि आपके खिलाफ टेररिज्म हुई। What happened on 7th of October 2023 was horrible. And Israel had all the right to strike back, and they struck back. भाई 2 साल आपने हमास को मारा, ईंट से ईंट बजा दी, गाजा में एक इमारत नहीं खड़ी, कोई लाख के ऊपर तो लोग मार दिए हैं। ठीक है साहब, 2024 आप चढ़ गए हिजबुल्लाह के ऊपर, पूरा लेबनान, पूरा बेरूट तबाह कर दिया साहब, वहाँ भी हज़ारों लोग मारे। फिर आप चढ़ गए पिछले साल ईरान के ऊपर। अब यू कांट मेक इट एनुअल प्रैक्टिस कि 24 घंटे 12 महीने हम लड़ते ही रहेंगे साहब, लड़ते ही रहेंगे जब तक आखिरी ईरानियन मर्डर ना हो जाए। ये कहाँ तक मतलब ये है? और फिर आप पहले कह रहे थे रेजीम चेंज, सिरस्वा रेजीम चेंज हुआ, हमको तो कोई दिखा नहीं साहब। हैं, आप कह रहे थे 48 घंटे में हो जाएगा, 48 दिन हो गए हैं साहब होने वाले, और अभी तक तो ठेंगा नहीं दिखा है हमको रेजीम चेंज का। उल्टा आयतुल्लाह खमैनी 80 साल के बुड्ढे के बदले उसका बेटा आ गया है। वो बेचारे उनको मार डाला, उसकी बेगम को मार डाला, उसके बेटी को मार डाला, बेटे को मार डाला, सन इन लॉ को मार डाला, सबको मार मूर के क्या मिला आपको? उल्टा द होल Iranian nation has rallied around the flag. They have rallied around the flag because you killed Khamenei. This war is become even more fierce and more protracted. और इसका तो कोई अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि जहाँ पीस टॉक शुरू हुई वहाँ इजराइल ने उठा के लेबनान पे, जिस दिन पीस टॉक शुरू हुई थी उन्होंने 200 एयर अटैक्स किए लेबनान के ऊपर। जो बेचारे लोग सड़कों पे आके खुशी मना रहे थे, 350 मार डाले, 1000 के ऊपर घायल कर दिए। ठीक है, दिस इज नॉट पीस टॉक सर। आई मीन बाय आपका इंटेंट दिखाता है। एंड आई थिंक द वर्ल्ड विल हैव टू टेल बीबी नेतन्याहू, दे आर सपोज्ड टू बी Israelis are great friends of India. They have always stood by India. But at a point in time, we have to tell them, boss, अब तो आप हमारा नुकसान कर रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? राइट, हमारे से आप लड़ो, वो बहुत अच्छी बात है, लड़ लिया, मार लिया, पीट लिया, लाख के ऊपर लोग मार डाले, अब कब तक चलेगा ना साहब? मतलब एंडलेस वॉर फॉर वॉर फॉर वॉर। इजराइल का आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है साहब हमें 900 दिन हो गए लड़ते लड़ते, 900 डेज, 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 3 साल के तो ऊपर लड़ाई चले जा रही है। हमने कोई 4 लाख इजरायली रेजर्विस्ट मोबिलाइज करने पड़े। अब वो लेबनान में लड़ रहे हैं, फंस गए हैं वहाँ लड़ाई में। ठीक है,
वो कह रहे हैं कि जो हमारे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, आई होप यू नो, द ऑर्थोडॉक्स ज्यूज डोंट सर्व इन द मिलिट्री. इसका मतलब द बर्डन ऑफ फाइटिंग इज ओनली ऑन द नॉन ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द इजरायली पॉपुलेशन, जो थोड़ी मॉडर्निस्ट है. उसकी तो आपने हालत खस्ता कर दी है ना, कि वो लड़े जाएंगे. एक सेक्शन है वो केवल बच्चे पैदा करेगी. मतलब वो दे विल नॉट टेक द फेयर शेयर बर्डन ऑफ फाइटिंग. तो रिजेंटमेंट तो होगी ना. और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बात यह है इजराइल के पॉलिटिक्स में कि नेतन्याहू साहब इज रूलिंग द कोएलिशन बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पार्टी. वो कहते तुम जरा भर्ती करके देखो हमारे लोग, वील शो यू लाइफ. और देखिए इजराइल ने सेंसरशिप पूर्ण कर रखी है, बट दे आर सफरिंग एंड दे आर सफरिंग क्वाइट बैडली. इसी ईरान के मिसाइल्स अब तो 80% थ्रू हो रहे हैं. आयरन डोम शायरन डोम गया काम से. 80% मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू एंड दोज मिसाइल्स आर मोर लीथल, मोर एक्यूरेट. ईरान के ईरान ने भी अच्छी तैयारी करके इस बार ही ठोका है. और उनका जो हाइफा की रिफाइनरी जल चुकी है, उनका डिमोना का न्यूक्लियर प्लांट हिट हो गया है, तल अवीव की एयरपोर्ट बेन गुरियन वो तबाह हो गई है, नवातीम बेस तबाह हो गया है. तेल अवीव में जो नुकसान हुआ है वो तो टीवी पे सब दिख रहा है. अब छुपा नहीं सकते ना साहब. ठीक बात. इट इज द एज ऑफ द वीडियो कैमरा, एनीबडी कैन कैप्चर एंड पोस्ट. तो जितनी सेंसरशिप है उसके बावजूद वो इमेजेस आ रही हैं. और कितने आपके शहीद हुए हैं आपने बताया नहीं. अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो भी बॉडी बैग्स नहीं दिखा सकते ज़्यादा. और लोग तो कह रहे हैं कि साहब, वो कह रहे हैं 13 मरे, 13 पे अटक गई है सुई. जितनी बॉम्बिंग हो रही है लोग केवल घायल हो रहे हैं, मर कोई नहीं रहा है. कैसे संभव है साहब. 300 350 की तो फिगर आ गई थी घायल. अब ये तरीका होता है छुपाने का कि 380 घायल हुए और फिर धीरे धीरे बोलो साहब आज एक मर गया, कल 2 मर गए. मरे होंगे 200-250 कम अज कम. वैसे भी जख्मी होने के बाद आप अगर मौत का नहीं भी बताते हैं, डिक्लेयर नहीं भी करते हैं, तो वो तो वैसे ही दब जाएगा ना मामला. फिर बाद में कौन पूछने वो वाला? दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता आपको मिड टर्म इलेक्शन फेस करनी है. सो मुझे तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी हूड़मती की जंग थी, विदाउट अ स्ट्रैटेजी, विदाउट अ कॉन्क्रीट प्लान, कि जाएंगे बस बमबारी करेंगे, आयतुल्ला को मार डालेंगे, 48 टॉप कमांडर मार देंगे, अगले दिन हमारे घुटनों पे आ जाएंगे, हमारे तलवे चाट रहे होंगे. तलवे चाटना तो दूर, उन्होंने तो ततैया जैसे आपके पाँव में लड़ गए हैं, आपके तो हाथ पाँव फैला दिए. बल्कि कल तक जो IRGC का विरोध भी ईरान में हो रहा था, अब तो पूरी तरह से वो अमेरिका के विरोध में ईरान हो गया. मतलब एकजुट होती हुई वहां की जनता अब दिखाई दे रही है. पहले दिन एकजुट हो गए थे. ये मतलब वो लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पिछले 42 साल से तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखी. अगर उनकी इकोनॉमिक हालत पतली है, किल्लत में है, वो अमेरिका की वजह से है. अमेरिका जानबूझ के किल्लत पैदा कर रहा था कि ये अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करें. उनको इतनी तो अकल है, वो समझ गए. फिर जब आपने जिस दिन खमैनी को मारा, इट इज़ लाइक किलिंग द पोप. मैं एक चीज़ और सर आपसे समझना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती कितना सही है, लेकिन बहुत से इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि जब पीस टॉक पाकिस्तान में चल रही थी तो JD वेंस के फ़ोन पे लगातार नेतन्याहू का कॉल आता चला जा रहा था, फिर अचानक वो बीच से उठे और उठ करके चले गए. तो ये संभव है, आपको लगता है? देखिए, जो डेटा है वो कह रहा है कि 21 घंटे टॉक्स हुई थी, 12 बार डोनाल्ड ट्रंप के कॉल आए थे, और आखिरी कॉल कोई 2-2:30 बजे के करीब आया था सुबह, जबकि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठ के एक वो मार्शल आर्ट्स बेटिंग मैचेस देख रहे थे. मार्शल आर्ट्स बैठ के वो अब जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ जॉमली जाते हैं, क्योंकि वो इट इज़ वाहियात किस्म की स्टेज्ड लड़ाई होती ना, असली थोड़ी ना होती. तो वो बैठ के वो देख रहे थे, वहाँ से वो करे जा रहे थे कॉल. इतना ही है तो तुम आ जाते टॉक्स करने. वो बेचारे को भेज दिया वहाँ की तुम टॉक्स करो, उसके ओनर्स पे डाल दिया कि मेरी तो पॉपुलैरिटी गई, मैं तो डूब रहा हूँ, अब तेरी भी मैं इमेज ख़त्म कर दूंगा अमेरिका के अंदर. वो आदमी को धर्म संकट में डाल दिया.
ना फैसला लेने के लिए छूट दी ये, और फिर बोला कि ये टॉक्स कैंसिल कर दो। और कह रहे हैं कि एक कॉल उनको आई थी नेतन्याहू साहब की, और फिर अगले दिन नेतन्याहू साहब ने चैनल 12 जो है जेरूसलम में, उसमें उन्होंने बोला कि हर रोज़ मुझे अमेरिकन रिपोर्ट देते हैं। देखिए, एक बुनियादी सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, हु इज इन चार्ज, हु इज रनिंग दिस वॉर, डोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू? तो अब तो बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है कि साहब या बीबी नेतन्याहू साहब इज रनिंग द वॉर। अब कई लोग अटकल लगा रहे हैं कि इट इज़ बिकॉज उनके पास कोई फोटोज़ हैं, एप्स्टीन वाली, और खुद उनके केस फंसे पड़े इजराइल में। जिस दिन लड़ाई ख़त्म होगी वो अंदर जेल में होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कितने सारे चार्जेस हैं, ग्राफ्ट के, ये वो उसके इसके, और इसलिए वो चाह नहीं रहे कि लड़ाई ख़त्म हो। भाई, अगर आप वाकई ही जिसको बोलते हैं ना नेक दिल से अपने देश के बेहतरी के लिए, देश के बचाव के लिए लड़ रहे होते, तो आपकी ये किरकिरी नहीं होती। अब आप देश के लिए नहीं लड़ रहे साहब, आप अपने व्यक्तिगत प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे हैं, और दैट इज़ अ सिन। और तभी लड़ाइयाँ उल्टी सीधी जाती हैं। हमारे वो बोलते हैं ना कि भाई उस साइड की जीत होती है जिसके साथ धर्म है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब राइटियसनेस। जब तक आप हमास से लड़ रहे थे आपको फतह ही फतह मिली, जब हिजबुल्लाह से लड़ गए आपको फतह मिली, क्योंकि आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे। फिर आप ईरान पे चढ़ गए, उसमें भी बराबर ड्रॉ सा हो गया था पिछले साल जून में, अब फिर चढ़ गए हो साहब। और इस बार अगर आपकी नीयत थी कि साहब जैसे तैसे अगर मैं ईरान को तबाह कर दूं तो शायद मेरे को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना देंगे, या क्या करेंगे, या सारे मेरे 7 खून माफ़ हो जाएंगे। तो क्या सोच के लड़ा है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब कहना पड़ेगा, हाँ इज़राइल हमारा दोस्त है, इज़राइल ने हमारी हर लड़ाई में मदद करी है, इसलिए हम भी अंडर एक किस्म से ऑब्लिगेशन में हैं, प्लेजर में हैं, और हम भी टेररिज्म के बहुत बरखिलाफ हैं। और क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कॉमन है तो इसलिए भारत को भी धर्म संकट था, क्योंकि भारत के ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं। अरे भाई, उसने आपको एक्सेस दिया टू अफ़गानिस्तान, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, छाबहार का पोर्ट दिया, पाकिस्तान के खिलाफ मदद करी, और अब ऐसे उसको मक्खी दूध में से मक्खी जैसे थोड़ी ना निकाल सकती हो कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप तेरे से लड़ रहा है हम भी लड़ेंगे। अरे रहने दीजिए साहब, ये अभी इतने पागल नहीं हुए हैं भारत की जनता और भारत का आवाम। और मतलब ये बेवजह की लड़ाई, बेफजूल की लड़ाई, और उसमें वो फंस गए हैं, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं, गले में हड्डी फंस गई है ईरान। ठीक है साहब, और तकलीफ तो होगी अब आपको। और जिस तरह आप जा रहे हैं, मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर आपके खिलाफ 25th अमेंडमेंट लगा दी जाए, लग ही जाए तो अच्छा सर। मेरे ख्याल दुनिया की निजात होगी। हाँ, दुनिया की छूट होगी। 29 तक कौन जेले इनको? अभी तो 2.5 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। नहीं, लेकिन जहाँ लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन हार गए, जो कि अब सर्टन है, अब तो 100% सर्टन है कि ये मिड टर्म इलेक्शन तो गई। अब चाहे जीसस क्राइस्ट बनो, आप पैगंबर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन साहब आप तो गए, आपकी इलेक्शन तो गई। मिड टर्म इलेक्शन अगर आप ख्वाब देख रहे हो कि जीतोगे अमेरिका में, यू कैन फॉरगेट इट, नॉट इन अ मंथ ऑफ संडेज। मैं नेटो के बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ सर। मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपसे अगर पूछूं, तो नेटो क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मर चुका है, मृत है क्या नेटो? बार द शाउटिंग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स ऑल ओवर, बार द शाउटिंग। और रह क्या गया? देखिए साहब, आप हर किसी की बेइज्जती करें, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके एलाइज हैं, उनको खास चुन के बेइज्जत करें, उनकी पगड़ी पे हाथ उठाएं, उनको बुला के जलील करें। अपने ऑफिस में स्कूल मास्टर जैसे सारे इतने जो दुनिया के यूरोप के नेता हैं, और मुझे तो यूरोप के नेताओं की भी समझ नहीं आई कि उनमें इतना बर्दाश्त का मादा था।
कि अब जाके उनकी बस हुई है और अब उन्होंने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। आप बगैर उनसे पूछे लड़ाई शुरू करो, बगैर पूछे, बगैर कंसल्ट किए, और फिर जब आप पिटने लगो तो बोले नहीं तुम्हारे आदमी आके यहाँ मरने चाहिए, मैं अपने तो एयरक्राफ्ट कैरियर पिट गए मेरे दोनों, मैं वापस हटा रहा हूँ, तुम भेजो अपने फ्रिगेट, अपने डिस्ट्रॉयर, और तुम अपने लोग मराओ। क्यों मराएं साहब? आपने हमसे पूछा था लड़ाई शुरू करने के पहले? हमारे बंदे फालतू हैं, हमको इलेक्शन नहीं जीतनी, आप ही ने जीतनी है। आपने लड़ाई क्यों शुरू करी? वाई डिड यू नॉट आस्क अस, वाई डिड यू नॉट कंसल्ट? पूरे यूरोप ने कह दिया, और यूरोप ने कहा हम इस लड़ाई के साथ नहीं है, वी आर नॉट विद यू, नीदर इन दी वॉर नॉर इन दी ब्लॉकेड, और ना हम अपने जहाज भेजेंगे, ना आपको अपना एयर स्पेस और अपने बेसिस इस्तेमाल करने देंगे। इससे बड़ा स्लैप इन द फेस क्या हो सकता? ठीक बात। पर ये आगे कहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बैड। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई हार चुके हैं। यू आर जस्ट रीइंफोर्सिंग अ फेलियर, और फौज में कहा जाता है नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर। भाई लड़ाई शुरू करने के पहले यू आर सपोज टू यूज योर ब्लडी हेड। वे किधर जा रही है, क्या जा रही है, आंकलन क्या है, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, क्या कहता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, सक्सेस की चांसेस क्या हैं, फिर लड़ाई शुरू की जाती है। पहले शुरू कर दो, बाद में सोचेंगे एम क्या है। फर्स्ट स्टार्ट द वॉर, और बोलो कि साहब रेजीम चेंज नहीं हुआ तो बोलो न्यूक्लियर का नहीं हुआ तो मेरे को तो मिसाइल खत्म करने हैं। मिसाइल का नहीं माना, वो बिल्कुल साफ मना कर दिया। कौन पागल आदमी बोलेगा कि साहब मैं अपने मिसाइल खुद ही जला के तोड़ के आपको बोल दूंगा साहब जब मर्जी मारना है मारो। आप शौक फरमाते हैं बॉम्बिंग का, आपको शौक है छोटी छोटी बच्चियां मारने का, आइए साहब मारिए, हमने अपने मिसाइल खत्म कर दिए। कोई पागल है क्या? ईरान, they are not mad, they have every right to defend themselves, every country has the right of self defense। सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास एयरफोर्स नहीं है ढंग की, उनके पास नेवी नहीं है ढंग की, तो उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन से अपना डिफेंस किया, और बखूबी किया। मतलब लेने के देने परा दिए हैं, जैसे को तैसा एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी है, और एंटी एक्सेस, एंटी एरिया डिनाइल, A2AD, मतलब उसके जहाज ही पास नहीं आने दिए, उसको जहाज अपने 1000 किलोमीटर से दूर रख रहा है। ये जो ब्लॉकेड शॉकेड का ड्रामा किया है, क्योंकि वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में घुस नहीं सकता। अब आपने एक सवाल रेज किया था कि क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं खोल सकता गल्फ ऑफ हॉर्मुज। देखिए, जो पूरा नॉर्दर्न शोर है गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान का तट है, और वहाँ पे रेत नहीं है, वहाँ क्लिफ्स हैं। क्लिफ्स में गुफाएं हैं, टनल्स बना रखी हैं, उसमें मिसाइल अपने उसने रखे हुए हैं, ड्रोन्स रखे हुए हैं। असली प्रॉब्लम जो जहाज़ों के लिए ईरान की नेवी नहीं है इतना, वो है ये जो मिसाइल और ड्रोन। वो 1000 किलोमीटर अंदर ईरान से भी यहाँ पे जहाज डुबो सकता है। एंटी शिप मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं। वो आप ज़रा चला के तो देखो जहाज़ वहाँ पे। माइन स्वीपर बड़ा कह रहे थे, वो कहते हैं 2 डिस्ट्रॉयर भेजे थे कि हम माइन स्वीपिंग करेंगे, और उनको बोला आपके हमारे देश के बीच में शांति है, हमको जाने दो। उसने बोला लास्ट वार्निंग, गेट आउट। नहीं सुनी, उन्होंने ड्रोन ऊपर पहुंचा दिया, मुड़ के दोनों जहाज वापस आ गए, खिसिया के अपना सा मुंह लेके लटका के। फिर अब हम तो साहब ब्लॉकेड करेंगे, तो हम भी देखते हैं साहब किसको ज़्यादा नुकसान होता है। ईरान का तो ऑलरेडी सवा सत्यानाश हो ही चुका है, इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? उसके बर्दाश्त का मादा बहुत है। 8 साल वो लड़ गया था इराक से, 1 मिलियन लोग मारे गए थे, ऊफ नहीं करी उन लोगों ने। ठीक बात। तो आप बर्दाश्त का मादा उसका कहीं ज़्यादा है। ऊफ आपकी पहले होगी ब्लॉकेड करके। हर दिन जो तेल की कीमतें चढ़ेंगी, आपको अपने लोगों को जवाबदेही करनी हो। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं सर कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वो सही था,
तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वो फिर गलत कैसे है? उनका कहना है या तो ईरान पर जो हमला है गलत है तो अफगानिस्तान वाला भी गलत था, और अफगानिस्तान वाला अगर सही था तो ईरान वाला भी सही मतलब है। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया, राइट। हाँ, वो कह रहे थे कि उस वक्त 9/11 उनके ऊपर हमला हुआ था तो हमने पलटवार किया, मतलब कोई जस्टिफिकेशन तो थी। फिर आप जाके वहां पे बैठ गए कि साहब हम तो रेजिम चेंज तो हो गया, अब हम यहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे बहिश्त लाएंगे, अमेरिका जैसी एक 51st स्टेट बना देंगे। और फंस गए आप, तकरीबन 20 साल लेने के देने पड़ गए साहब। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा, $4 ट्रिलियन खर्चे किए, थाउजेंड्स ऑफ बॉडी बैग्स, और जिस तरह से भागना पड़ा वॉज अ मिलिट्री ब्लडी डिसग्रेस। तो आप अभी तक अकल नहीं आई, समझ नहीं आया। वियतनाम पिट के आए, इराक शेर की तरह दहाड़ते गए, चूहों की तरह निकले, ठीक है, अफगानिस्तान शेर की तरह दहाड़ते गए, चूहों की तरह निकले। अब आप ईरान में जाना चाहते हो। अब ईरान इज़ नॉट अफगानिस्तान, उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मामला है। टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस लोग हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रॉकेट साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं उनके, पढ़ाई लिखाई काफ़ी होती है वहाँ पे, एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंड आई वुड से दी ओनली डेमोक्रेसी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। मजलिस अजलिस तो है, इलेक्ट तो होती है, सही बात है। हाँ। सो उनको आप वेनेजुला समझ लो, तो मैंने बोला ना, वेनेजुला तो सिर्फ ब्यूटी क्वींस पैदा करता है। यहाँ से ज़रा लड़के देखो, आपकी हालत खस्ता कर दी है साहब, और जितना ज़्यादा लड़ोगे उतनी ज़्यादा आपको नुकसान होगा। लिख के ले लो। प्रॉब्लम ये है कि आपके नुकसान में आप पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही कर रहे हैं। जो के बाद रिकवरी हुई थी उसका आपने भट्टा बिठा दिया, सवा सत्यानाश कर दिया है दुनिया की इकोनॉमी का, शामिल इंडियन इकोनॉमी। अब आप कह रहे हो जहाज रोकोगे, जहाज पकड़ोगे, जहाज बोर्ड करोगे, क्या भारत के जहाज बोर्ड करोगे? दोगुना लगान वसूलेंगे, दोगुना लगान वसूल करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो सिवाय पैसे कमाने के और कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक बात। जीभ लटका के प्रेसिडेंट कम ट्रेडर ज़्यादा, कि मैं भी लगान लगाऊंगा, मैं भी, आइडिया अच्छा है, आइडिया पसंद आया। शुरुआती दिनों में सर ये तो ट्रम्प साहब ही थे ना जिन्होंने भारत को ईरान से भी ऑयल खरीदने की मंजूरी दे दी, रशिया से भी खरीदने की मंजूरी दे दी, और ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि ऑयल प्राइस कंट्रोल रहे। और अब आप ही दोगुना लगान लगा रहे हैं ताकि ऑयल प्राइस भाग जाए और नियंत्रण से बाहर हो जाए, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वो तो $150 प्रति बैरल चले जाए। अगर ये तमाशा चलता रहा तो मुझे तो हैरत नहीं होगी। $200 तक की बात अटकलें लगाई जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जब लड़ाई ख़त्म भी हो जाए, मान लीजिए 2-3 महीने बाद इनकी बस आ जाए, जीप बाहर आ जाए, लटक जाए जीप, तब भी दुनिया की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। जो रास नसूरा या क्या नाम है उस रिफाइनरी का, क्वातर में, जहाँ पे नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है, उसको रिपेयर होने में 4 से 5 साल लगेंगे। मतलब कि आपका सब कुछ ख़त्म भी हो गई लड़ाई, 4-5 साल इकोनॉमी नॉर्मल पे नहीं आ सकती। इसी एलिवेटेड रहेंगी प्राइसेस। और ये पहले हम देखिए, ईरान क्योंकि ज्योग्राफिकली क्लोज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम है। भारत अपना कोई 20-30% तेल ईरान से आता था, इन्होंने सैंक्शन लगा के बंद कर दिया, नहीं लोगे। और गुलामों की तरह वो पिछली सरकार भी हमारी, हम मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका, नहीं लेंगे, थूकेंगे भी नहीं ईरान की तरफ, देखेंगे भी नहीं। नुकसान किसका? हमारा। चीन ने लेना शुरू कर, लगातार लेता रहा, अभी भी ले रहा है, और सस्ते दाम में तेल ले रहा है, गैस ले रहा है। हमने बिल्कुल हुक्म माना, हुक्म मंजूरी नहीं कर सकते हम अमेरिका कंपनी जहान बहादुर की। और फिर हमने रूस से लेना शुरू किया, रूस पे बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दी। तो अब जाएं तो जाएं कहाँ? आपके तो पागलपन है, आपने तो 100 से ज़्यादा देश तो सैंक्शन लगा रखी। जिसका पैसा है मेरी बैंक में डाला तो गायब, हड़प। 8.3 बिलियन डॉलर तो ईरान के पकड़े हुए, जो उसने उनकी बैंक में डाल के रखे थे। इज देयर नो रूल, नो लॉ,
लॉ ऑफ द जंगल ठीक कह रहे हैं शी जिनपिंग साहब कि ये लॉ ऑफ जंगल काफ़ी चल लिया साहब, अब हमको भी वापस देना होगा। मैं चाइना और रशिया का एंगल आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि हमें ये तो पता था कि चाइना और रशिया दोनों ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन खुल के अब चाइना जब सामने आया है, चाइना की तरफ से ये कहा गया कि हम नए एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, खुल के उसने बोला हम देंगे ईरान देंगे, को। बिल्कुल देंगे। तो ये जो जीभ लटकने वाली बात ट्रम्प की आप बोल रहे हैं, क्या उसमें अब सबसे बड़ा साथ रशिया और चीन का खुलकर दिखाई देने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो था। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि कोई 2 साल पहले रूस ने ऑफर किया था ईरान को कि जैसे हमने एग्रीमेंट कर रखा है, संधि कर रखी है नॉर्थ कोरिया के साथ, आपके साथ भी करेंगे। इसका मतलब फिर कोई आपको हाथ लगाने के पहले 10 बार सोचना होगा। लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि शायद यार हम अपनी ओपनिंग चाहते हैं टूवर्ड्स अमेरिका, हम बिल्कुल सारे एग्स इन वन बास्केट, जैसे भारत भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, तो वो मतलब बिल्कुल उनके वन साइडेड ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था। अगर वो हाँ कह दी होती तो आज शायद ये हाल नहीं होता। तो अभी भी जो है अब उनको बेचारों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है। तो अब वो मेरे ख्याल अब उनका भी रवैया चेंज हो रहा है। और अभी तक रूस का ये था कि हम आपको क्विड प्रो को, व्हाट इज क्विड प्रो को, जैसे को तैसा। जैसा आपने यूक्रेन की मदद करी, अमेरिका ने हथियार दिए, सैटेलाइट इमेजरी दी, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया, हम भी वही करेंगे साहब, इनको देंगे, टिट फॉर टैट कर देंगे, जैसे को तैसा। और हिल गए हैं अभी, अमेरिकन बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ऊपर के लिए तो अभी तक तो वो मना कर रहे थे, लेकिन अगर आप अब उनके जहाज रोकने की दादागिरी दिखाओगे कि मैं तो तुमको ट्रीट करूंगा जैसे कि रूस भी वेनेजुला है, चीन भी वेनेजुला है, तो साहब आपकी दिमागी हालात सही नहीं है। सर, पाकिस्तान में पीस टॉक हुई, विफल हो गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि रशिया में शायद अगली पीस टॉक होने वाली है। मुझे याद है इस मुद्दे के ऊपर जो पहला पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किया था, सबसे पहले आपने ये कह दिया था कि मोदी जी अमेरिका के भी दोस्त हैं, इजराइल के भी दोस्त हैं, ईरान के भी दोस्त हैं, और मोदी जी वो शख्सियत हैं जिनकी ये सब सुनेंगे। तब तो पीस टॉक की बात भी नहीं हो रही थी सर, जिस समय आपने ये बात कही थी। तो अब पाकिस्तान के बाद रशिया में पीस टॉक की बात होना, क्या आपको लगता है पहल करनी चाहिए ट्रम्प के इस रवैये के बाद हमें पीस टॉक की? देखिए, हमको तो पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी ना। पाकिस्तान के पहले मेरे ख्याल हमारे यहाँ बनता था कि भाई हमारे सबके साथ रिश्ते अच्छे। भाई इजराइल को तो रिकग्नाइज नहीं करता पाकिस्तान, इट डजंट रिकग्नाइज इजराइल, तो आप पीस टॉक कैसे करा सकते? नहीं, आपकी व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी? पीस टॉक मतलब यू हैव टू बी क्रेडिबल टू ऑल पार्टनर्स, एक्सेप्टेबल, हैव द कंसेंट ऑफ ऑल वॉरिंग पार्टीज बिफोर यू स्टार्ट द पीस टॉक। पाकिस्तान सोल क्राइटेरिया फॉर पीस टॉक इज कि अमेरिका का सबसे बड़ा चम्मच इस वक्त आसिम मुनीर है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बड़ा पसंद आया, बटलर जैसे खड़ा हो जाता है, सल्यूट कर देता है, तो वो उनकी तो ईगो मसाज हो जाती है। और आसिम मुनीर के पास उसका बटलर है शहबाज शरीफ, उसको वो टो में लेके आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं, इसकी तो धुम मेरे हाथ में है, मैं कभी भी मरोड़ूं, जो कुछ नचवाऊं का इससे कराऊं। डिक्टेशन दे रहे थे कि भाई ट्वीट करनी है शहबाज शरीफ ने, तो क्या ट्वीट करनी है, ड्राफ्ट वॉशिंगटन से आ रही थी, और वो भी बेचारे रात के 2-2:30 बजे जो आई, सोते सोते उन्होंने भी ड्राफ्ट को ड्राफ्ट की तौर पे पोस्ट कर दिया, और पकड़ी गई उनकी कहानी पूरी कि भाई कौन डिक्टेशन दे रहा है। ठीक बात। और उसके बावजूद भी नहीं कर पाए, क्योंकि सीधी बात ये है, डोनाल्ड ट्रम्प डिड नॉट वांट द टॉक्स टू सक्सीड। वो केवल टाइम गेन करना चाहते थे कोई और नाटक करने के लिए। He had no intentions of having these talk succeed. सिंसियरली की जाती तो हो भी सकती थी, और अभी भी अगर अकल नहीं आई है तो अब आनी शुरू हो गई है। अब फिर पीस टॉक की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की कि होने वाली, 2 दिन में बात होने वाली, क्योंकि जब देख रहे हैं मार्केटें चढ़ी जा रही है, खूना खच्चर हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में, और आपकी जो ऑयल मार्केट में तबाही हो रही है,
तो फिर वो पीस टॉक की बात करो, सुबह कुछ बोलो, दोपहर को कुछ बोलो, रात को कुछ बोलो, अगले दिन 180 डिग्रीज पलट जाओ। ये तो दिमागी हालात की खराबी की निशानी है ना साहब। यू आर इनकंसिस्टेंट, नॉट ओनली इनकंसिस्टेंट, आप जरूरत से ज्यादा चतुर हैं, आप झूठ बोलते हैं, यू आर अ लायर, हु कैन ट्रस्ट यू। और आप चले थे पूरी दुनिया को लात लगाने हिटलर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप, हेल ट्रंप, एक हेल हिटलर हमने सुना था, अब हेल ट्रंप शुरू करना चाहते थे ये। वो वेनेजुला इज द ओनली कंट्री जिसको आप बेचारों को खरीद सके, खरीद ली, ब्राइब्स दी, पकड़ी सबको, फौज को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डाउनवर्ड सारों को CIA ने खरीद लिया। मिलियंस ऑफ डॉलर, क्या बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे किए हैं लोगों को खरीदने में। वो बिकाऊ था, बिक गया देश। ये देश बिकाऊ नहीं है साहब, लड़ गया तो हालत खस्ता कर दी तुम्हारी, हालत खस्ता कर दी तुम्हारी। और अब 10 बार सोचेंगे किसी बड़ी मेजर थर्ड वर्ल्ड पावर को आड़े हाथ लेने में। ठीक है, मैं हर बार पॉडकास्ट में एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल आपसे ज़रूर पूछती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम एक वो निबंध लिखने के लिए दिया जाता था ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। अब मैं आपको अगर कहूँ सर कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अगर राष्ट्रपति होते, अब ये जो दिन बीत गए हैं 40 दिन, ये तो वापस हो नहीं सकते। मैं आपको स्थिति दे रही हूँ कि अभी की जो कंडीशन है, जितनी जंग हो चुकी है, इसके बाद अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो अब आप आगे क्या करते? देखिए, अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, देन आई वुड नॉट हैव रीइंफोर्स्ड अ फेलियर। जब भाई मेरे को बोला नेतन्याहू साहब ने, उनके मोसाद के चीफ ने, कि साहब 48 घंटे में ये रेजीम गया, हम डीकैपेसिटेट कर देंगे, पूरा रेजीम ढह जाएगा, लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। जब नहीं हुआ और ना ही क्या कहते हैं, कमज़ोर पड़ने के बजाय वो लड़े जा रहा है, हालत खस्ता कर दी है, नुकसान पे नुकसान कर दिया है, देन डोंट रीइंफोर्स अ फेलियर, नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर। काउंट योर क्या कहते हैं, डोंट इंक्रीज योर कॉस्ट। जो आपको कीमत चपत पड़ रही है उसको बढ़ाइए मत फालतू। कॉल इट ऑफ, swallow your bloody pride, but for the global good, for the national good, for the good of your own country, और अपनी एट द एंड ऑफ द डे तेरी अपनी नौकरी जा रही है भाई, आपकी जो पॉलिटिकल करियर तो खल्लास है। अगर अभी भी आपको उम्मीद है, देन यू आर टोटली इनसेन। ठीक है, तो अभी भी देखिए, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहलाता। अभी भी अगर सन्मति इनको दे, अभी तो, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये खुद भगवान बन रहे। अभी तक प्रेसिडेंट थे, अब प्रेसिडेंट से ये ग्रेजुएट करके जीसस क्राइस्ट बन गए। ठीक बात। लेकिन वो पोस्ट हटानी पड़ी अगले दिन ही हैड टू रिमूव दैट स्टूपिड पोस्ट। तो अगर इनकी जगह मैं होता, आई वुड हैव कट माय लॉसेस, कॉल्ड इट ऑफ, सिंपल। जितने टर्बुलेंस आने हैं वो न सिर्फ अमेरिका में, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इस समय चल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए सर, अब फटाफट से अभी तक जो हुआ उसका एक आकलन आपसे चाहती हूँ, एक एक करके अगर मैं फटाफट आपसे पूछूं कि अमेरिका को अभी तक इस युद्ध से कुछ भी हासिल हुआ है क्या? बदनामी, रेपुटेशनल लॉस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, द डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, ये हासिल हुआ है, वो शुरू हो गया। ईरान को क्या मिला? ईरान ने, मैं समझता हूँ, अपनी देश की इज्जत आबरू बचाई है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़े हैं, बड़ी हिमाकत से लड़े हैं, नुकसान बहुत हुआ है, बट दे हैव शोन द वर्ल्ड कि अगर एक नेशन में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, इट कैन टेक ऑन इवन अ सुपर पावर एंड अ रीजनल पावर कंबाइंड एंड गेट देम टू देयर ब्लडी नेगोशिएटिंग टेबल तक तो ले ही आए, और अपने पॉइंट्स के ऊपर लेकर अपने बलबूते पे। इजराइल, उसको क्या मिला? देखिए, इजराइल एक बहुत योद्धा मुल्क है। जब से वो पैदा हुए हैं उन पे हमले होते जा रहे हैं, और वो अपने बचाव में लड़ते हैं और खूंखार तरीके से लड़ते हैं, मतलब नो होल्ड्स बार्ड।
लेकिन अब साहब देखिए वो कहते हैं इन डिफीट डिफाइंस, इन विक्ट्री मैग्नानिमिटी, कि अगर हार रहे हो तो मतलब कभी वो बोलते हैं ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं। ना सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभाऊ न छाड़े खेत। भाई जो लड़ना है तो लड़ जाओ, अड़ जाओ बिल्कुल, और खासकर बचाव में अगर लड़ रहे हो, अपने देश, अपनी जाति, अपने लोगों को, अपने औरतें बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे हो, तो खेत छोड़ने का सवाल, लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब आप जीत रहे हैं तो उदारता दिखानी चाहिए। हमेशा की दुश्मनाई अगर फिर वो आप करते जाएं तो फिर कहीं ख़त्म नहीं होता सिलसिला। जब आपको जीत फतेह मिल गई, भाई बहुत घृणित कार्य किया आपके खिलाफ हमास ने 7 अक्टूबर 2003, आपने कोई 1.5 लाख फिलिस्तीनी मार डाले, गाज़ा की ईंट से ईंट बजा दी। 2024 में आप चढ़ गए, मैंने जैसे बोला, हिजबुल्लाह पे ईंट से ईंट बजा दी, बेरूट की, लेबनान की, साउथ लेबनान की। फिर आप चढ़ गए ईरान पे, उसके भी बड़ा नुकसान किया। अब आप साहब तो अब आप आदत बना लें कि मैं तो लड़ते जाऊंगा जब तक आखिरी ईरानियन मारा ना जाए। अगर आप कहते हैं कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ ईरान टू कॉल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, वो तो केवल उसने कॉल दी थी ना, उसने तो मुंह से बोला था। आप तो असली में ईरान की सभ्यता का समूल नाश करने पे आप उतारू हैं। ठीक बात। करना चाहते हैं, वो कहाँ तक जायज़ है? वो कहाँ तक जायज़ है? मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर वन कंट्री मीन्स मैक्सिमम इनसिक्योरिटी फॉर ऑल अदर। ठीक है, डिफेंडिंग इजराइल एब्सोल्यूट जस्टिफाइड कॉज, राइट, बट कि इजराइल विल बी द प्रिंसिपल हेजमॉन, पूरी खिट्टे पे राज करेगा और बाकी सब लोग सिर झुका के लेट जाएं, वो भी अब फिर वो लोग भी लड़ेंगे और लड़ाई कभी अंत नहीं होगी। तो एट अ पॉइंट इन टाइम यू हैव टू नो व्हेन टू कॉल इट ऑफ। और अगर आपने कॉल ऑफ कर दिया होता तो अभी ये हाल नहीं होता जो आपका हुआ है। जो कुछ आपने गेन किया, अब आप तो तकरीबन सारी रेपुटेशनल आपने, यू आर ट्राइंग टू री इम्पोज योर डेटरेंस। अब वो डेटरेंस खत्म हो गई ना, आपकी भी कमजोरी दिखा दी आपने कि भाई इजराइल के ऊपर भी शहर तबाह हो सकते हैं, हाइफा रिफाइनरी तबाह हो सकती है, तेल अवीव के ईंट से ईंट बच सकती है। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज बीन गेन्ड। आई विल टू सम अप to my Israeli friends, and I like the Israelis as we all like them। और जहाँ भी उनके बच्चे आते हैं, if there is one country in the world where the Jews feel safe, it is India। गोवा जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, रिलैक्स चिल करके आते हैं, क्योंकि वो इंडिया में सेफ फील करते हैं। देखो, they knew that the Hindu and the Jewish civilizations are quite allied, very ancient civilizations, right। but मेरा advice to them would be, please heed what Winston Churchill said: in defeat, defiance; in victory, magnanimity. You will have to be magnanimous to now end this cycle of never-ending wars in the Middle East. मेरे पॉडकास्ट की लैंडिंग के समय एक ब्रेकिंग आ गई है सर, तो मैं उस पे आपका रिएक्शन चाहती हूँ। क्या है? फॉक्स न्यूज़ से ट्रंप ने बातचीत में ये कहा है अभी तुरंत कि लगभग लड़ाई ख़त्म होने के करीब है और दूसरे दौर की बातचीत हम करेंगे, युद्ध ख़त्म होगा। ये रीसेंट बयान है ट्रंप का, आपको यकीन है? ट्रंप की बात का तो यकीन करना तो आप इम्पॉसिबल चीज बोल रही है ना, लेकिन यह है कि उनकी मजबूरी हो सकती है। अच्छा, उनकी मजबूरी है भाई, मैंने बता दिया। हाँ। कि एवरी डे दैट द वॉर लास्ट आपका पॉलिटिकल कैरियर डूम हो रहा है। इस व्यक्ति को और किसी बंदे की फिक्र नहीं, किसी और ह्यूमन बीइंग की फिक्र नहीं, लेकिन अपनी बहुत फिक्र है। नार्सिसिस्टिक है, ईगोमेनियक है,
तो अपनी पॉलिटिकल करियर की खलास होना और वो जो स्वॉर्ड ऑफ डोमेक्ली लटक रही है 25th अमेंडमेंट की, उसको देखते हुए आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। और इनको अब दिख रहा है कि चीन और रूस दोनों बुरी तरह से चिढ़ गए, दोनों बुरी तरह से चिढ़ गए कि यार अब तेरे को काफी तेरा नाटक सह लिया हम सब ने, ठीक है, अब इसके आगे गए तो मुसीबत होगी मेरे आका, तकलीफ होगी आपको। तो फिर अब ये पीस टॉक की बातें कर रहे हैं। घोड़े पे चढ़ के हमला किया था, वो बोलते ना शेर की तरह दहाड़ते हुए गए, चूहों की तरह आए। फिर इन्होंने ब्लॉकेड किया कल परसों, ऐसी कन्नी कटी है कि अब समझ आ गया है कि ये ज़्यादा तमाशा लंबा करना, अपने आप को और बेवकूफ़ साबित करना है, जग हंसाई कराना। लेकिन सर ईरान शायद ख़त्म करने के मूड में नहीं है। मेरी टीम इधर बैठ के ये जो रिसर्च कर रहे हैं ना, उधर से ये सवाल आया है और लिख के दिया है कि भाई आखिरी सवाल ज़रूर से पूछना। इसी ट्रम्प की बात का जवाब देते हुए ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका ने अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की या ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। तो मतलब ईरान तो झुकने के लिए नहीं तैयार है ना। तो वो झुकने के लिए कब तैयार था? डे 1 से वो तुमसे लड़ गया। पीस टॉक हुई, आपने दादागिरी दिखाई कि ये टर्म्स ऑफ सरेंडर है, साइन कर दो। उसने कहा पकड़ो अपना थोपड़ा, जाओ अपने घर। और वान साहब को आना पड़ा बेचारों को, ये डिसेंट ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनको कि आई एम सॉरी कि द गुड न्यूज़ इज दैट वी हैड टॉक्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों फेस टू फेस टॉक्स में हुए। अब मुझे बताइए, जो चीज़ 42 साल चल रही है, क्या वो एक टॉक में ख़त्म हो जाएगी? No, even that hope is irrational and unrealistic. वियतनाम से जब लड़ाई हुई थी तो 9 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, वार्ता पेरिस में हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं अगर शांति हुई भी तो वो अगले युद्ध की तैयारी रहेगी? That depends किस किस्म की शांति हुई। आर यू सिंसियर अबाउट पीस? अगर आप चाहते हैं तो हो सकती है इसमें कोई, क्योंकि जो दोनों की पोजीशंस है ना, इतना बड़ा अंतर नहीं है। ईरान भी कह रहा था देखिए साहब, आप और हम एक ही चीज़ तकरीबन कह रहे हैं, आप उसको अलग तरह से कह रहे हैं एंड यू आर इंसिस्टिंग कि तुम सरेंडर करो क्योंकि इजराइल ने ये आदेश दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि सरेंडर करवाओ, मेरे तलवे चटवाओ। अबे वो डोनाल्ड ट्रंप के तलवे नहीं चाटे, आपके कहाँ चाटे? ठीक है। वो तो कह रहा है कि साहब मैं आत्मसम्मान सर्वोपरि, मेरा राष्ट्रहित भी सर्वोपरि। उनको हम लड़े किस लिए, इतनी कुर्बानी क्यों दी है? अपने देश की इज्जत के लिए। इज्जत तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्लडी राइट। हाँ, अगर आप लड़ाई वाकई ख़त्म करना चाहते हैं देन नेगोशिएट सिंसियरली एंड आई वुड थिंक रशिया इज़ अ मच बेटर प्लेस टू नेगोशिएट। उम्मीद करती हूँ सर मैं अगली बार जब आपके पास आऊंगी तब शायद ये वॉर खत्म हो चुकी होगी। मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि हम बहुत दिन से कोशिश में है कि हम सर के साथ एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर पाएं, लेकिन हमारी जितनी बार भी मुलाकात होती है सर के साथ, वो कोई ना कोई ऐसी वॉर वाली सिचुएशन होती है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे साहब, आप फौजों को आउट ऑफ बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, आपका वो पक्ष भी दुनिया के सामने आना चाहिए, हम ये बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन आपका इतना बिजी स्केड्यूल है कि आई एम श्योर ये आपने हमें जो समय दिया है वो कैसे दिया है मैं जानती हूँ। तो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार हम आएंगे, युद्ध समाप्त हो चुका हो और एक नए एंगल से हम डीडी बख्शी सर के साथ बातचीत करें और वो भी पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। तथास्तु, इंशाअल्लाह, आमीन। थैंक यू सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।